जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और आपके सामने नए वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। आज बड़े दिनों के बाद आपसे फिर दोबारा मुलाकात हो रही है। वी लॉग्स में गैप आना शुरू हो गया, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ट्विटर, सोशल मीडिया या पर्सनल, उस पर फ़ोन पे भी आ जाते हैं, जनाब की क्या बात है, अब रेगुलर नहीं कर रहे। लोगों को एक हैबिट भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी चीज़ को पसंद करें ना करें, लेकिन सम टाइम जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, ऐसे ही वॉचिंग हैबिट्स हो जाती हैं। सो कुछ लोग जो मतलब हैबिट्स के हाथों देखने पे कंपेल होते हैं, तो वो चाहते हैं कि रोज़ाना किसी न किसी इशू पे बात कीजिए। लेकिन मैं वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ऑफ उससे जर्नलिज्म से बिलोंग करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई इशू हो, कोई खबर हो, स्टोरी हो, तो फिर कोई बात कीजिए। क्या रोज़ की वो कहते हैं पानी में मधानी मारी। मेरा अपना बेटा जो है, जो इसको प्रोड्यूस करता है वी लॉग्स, वो भी मुझसे आपकी तरह ज़्यादा खुश नहीं है। रोज़ मेरे ऊपर कोई ना कोई वो कहता रहता है कि बाबा आप रोज़ करें, रेगुलर करें, ये नया मीडिया है, इसमें आपको डेली कोई ना कोई वीडियो डालनी पड़ती है, अदरवाइज़ लोग जो है ना वो थोड़ी ट्रैफिक आपकी मुतासर होती है। सो इसका ट्रिक ऑफ द ट्रेड, अकॉर्डिंग टू माई प्रोड्यूसर साहब जो मेरे बरखुरदार है, वो कहते हैं ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज़ कि रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आपको कोई ना कोई आपको इशू पे बात करनी चाहिए। बल्कि इस बात भी नाराज़ है कि आप अपने उसमें ये नहीं कहते कि सब्सक्राइब करें चैनल को। ये पुरानी हमारी 2-2.5 साल से लड़ाई चल रही है बाप और बेटे की, उसको इस चीज़ पे भी एतराज़ है कि वो, और फिर वो लेके आते हैं जिनके मिलियन में उनके सब्सक्राइबर आएंगे, ये देखें, ये भी कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करें। वो उसकी वजह ये बताता है कि लोगों को नहीं पता होता सम टाइम। आप उनको अगर उसका कहना ये होता है, इतनी सारी वीडियोज़ आप देखते हैं यूट्यूब पे, आप कितने लोगों को सब्सक्राइब करते हैं? जब तक कोई आपको कह ना रहा हो, आपको अचानक ख्याल आता है ओहो ये वीडियो बड़ी अच्छी थी तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सो वो कहते हैं कि लोगों को याद नहीं रहता या उन्हें ये बाज़ पता नहीं होता कि इसको सब्सक्राइब भी करना होता है। बहरहाल बाप बेटे की लड़ाई जारी है, देखें ये कब तक ये उसमें चलती है। तो इसलिए आज मुझे फिर उसने डांटा मुझे 2-3 दिन से कि आप वीडियो रेगुलर नहीं कर रहे हो, चैनल को तबाह कर रहे हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू हिम, रोज़ वीडियो ना करके। तो मेरे इसमें साथ डायरेक्टर साहब जो हैं सलमान राजपूत हैं, वो भी यही बात कहते हैं। दोनों की शिकायतें हैं मुझे नहीं पता आपकी क्या शिकायतें हैं या नहीं है। बहरहाल जो मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्ट करते हैं ना मेरा शो को, उन दोनों को मुझसे शदीद शिकायतें जो मैंने बता दी। बहरहाल आज मेरे पास एक स्टोरी थी तो मैंने कहा आपसे दोबारा उसको शेयर किया जाए। स्टोरी ये है कि बहुत सारे लोग बड़े हैरान हुए हैं कि वाजिद ज़ियाद साहब जो है FIA के DG जो है अचानक इनको क्यों हटाया गया। बहुत सारी स्पेकुलेशन चीज़ें, क्योंकि वाजिद ज़ियाद साहब जो हैं बात समझ में भी आने वाली थी। उन्होंने जो पनामा में, आपको पता है PTI के बड़े हीरो थे, बड़े उनका नाम लिया जाता था, उनको हीरो बनाया जाता था, उनकी तकरीरों में नाम लिए जाते थे। और पनामा में उन्होंने जिस तरह का उनको वॉल्यूम्स लेके आए, 11-12 के करीब कोई वो लेके आए, तो जिसमें उन्होंने शरीफ ख़ानदान की करप्शन को उन्होंने आके उसका निचोड़ निकाल के दिया था, पोस्टमार्टम किया था। तो पूरे मुल्क में जाने पहचाने उसमें नाम थे। जो उसमें DG FIA उसमें आए हैं, 2-4 जो लोग नाम हैं जिनका नाम पहचाना जाता है, तो उनमें उनका नाम शामिल है कि एक घर का नाम ये बच्चा जानता है। क्योंकि वही वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT जो बनाई थी उसको सरबराह थे और बड़े दबाव थे, प्रेशर थे, आपको याद होगा, धमकियाँ, थ्रेट्स, ये वो, बल्कि उन्होंने प्रमोशन नहीं की थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, उनको नहीं मिली थी, बाद में अब इमरान खान साहब के दौर में मिली थी। लिहाजा ये सोचा जा रहा था कि खान साहब जो हैं वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे बड़े अच्छे मुझे बंदे चाहिए, मुझे बंदे नहीं मिलते, ईमानदार बंदे नहीं मिलते, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिलते, अच्छे इन्वेस्टिगेटर नहीं मिलते, जो ऐसे हों गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, जो दबाव लेने से इनकारी हो जाएं। तो इसलिए लोगों की बड़ी हाई उम्मीदें थी कि कम से कम वाजिद ज़ियाद साहब को जब DG FIA लगाया गया था तो बड़े लोगों ने उस पर तारीफ भी की थी कि एक राइट आदमी को राइट जॉब के लिए लगाया, कि उनकी रेपुटेशन जो है कंपैरेटिवली कभी कोई फाइनेंशियल इशूज़ के हवाले से कभी हमने नहीं सुनी कि वाजिद ज़ियाद जो है उन पर कोई इस तरह के इल्ज़ाम लगे। बड़ा मुश्किल होता है, पुलिस की नौकरी हो, फिर FIA में हूँ, और आप इतना आपका लंबा कैरियर हो और आप पे कोई इल्ज़ाम ना लगे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये मुआवजे से कम नहीं हो, तो ऐसे अफसर बहुत कम रह गए हैं जिनके बारे में एक अपने सर्विस के उसके कैरियर तक आके अभी तक कम से कम मेरे को नॉलेज में नहीं है कि इनको वाजिद ज़ियाद साहब पे कभी कोई बात हो या कभी कोई इस तरह की चीज़ हो। लिहाजा और आपने ये भी देखा पनामा के बाद इन्होंने उसकी शुगर इंक्वायरी भी की थी, जिसमें बहुत सारे वजीरों के भी आ रहे थे, उनके नाम आ रहे थे 3-4 के। शुगर इंक्वायरी भी इन्हीं के दौर में की गई थी। उसमें बहुत सारे हमने देखा स्कैंडल्स निकले, वजीरों का नाम है। फिर भी इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टॉलरेट किया। मसलन उसमें असद उमर साहब का नाम आ रहा था, उसके बाद उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद का था, फिर हमने हाशिम बख्त का देखा, वो जो उनके वज़ीर ख़जाना है, फिर हमने वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब का देखा। सो उनकी जो फाइंडिंग थी उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट की FIA की, वो फेयर थी। मुझे कहने दें, बड़ा मुश्किल होता है कि आपका DG FIA बैठा हो, आपकी हुकूमत हो, 3-4 बड़े वज़ीरों के नाम आ रहे हों और फिर भी आप कंपैरेटिवली
बेहतर और फेयर इंक्वायरी करें जिस पे हुकूमत पे वो सारी उंगलियां उठ रही हैं। ये आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने इस तरह का उन्होंने FIA को टॉलरेट किया, FIA के DG को किया और आगे उनकी इंक्वायरी से फाइंडिंग को किया। ये अलहदा बात है कि उस इंक्वायरी पर अमल नहीं किया गया और किसी एक वजीर को भी नहीं हटाया गया कि भाई साहब आपके बारे में FIA की इंक्वायरी जो है वो फलां फलां आप इल्ज़ामात लगा रहे, या आप उसको FIA को कन्विंस करने में नाकाम रहे, या आपका रोल क्या था, आपने कैसे ये फैसले किए, वो लिहाजा उस पर इमरान खान साहब ने या कैबिनेट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कैबिनेट भी उसमें मुलविस थी। जो भी शुगर क्राइसिस आया था सब्सिडी देने का, जिसकी वजह से चीनी बहर भेजी गई, फिर उसके बाद आपको पता है प्राइसेस 52 रुपये से 115 रुपये तक चलेगी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ उसमें शुगर मिलों ने कमा लिए। उसमें कैबिनेट भी शामिल थी, ECC भी शामिल थी, लेकिन 3-4 उन्होंने मिनिस्टर्स को पिन पॉइंट किया कि ये हमें कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं कि इन्होंने ये फैसले क्यों किए थे जिसकी वजह से ये सारा शुगर का क्राइसिस शुरू हुआ। अमल नहीं हुआ, ये काम नहीं था उसका ये FIA का या DG FIA का नहीं था। एग्जीक्यूशन भी करवाते कि उसमें फैसलों पर अमल करवाते, ये हुकूमत का काम था। उसमें मेरा ख्याल हुकूमत जो है PTI की नाकाम रही है, उन्होंने डंप कर दिया। बहरहाल उन्होंने फिर भी उनको रखा, उस पर ओहदे पे रखा, ये मेरा ख्याल बड़ी बात थी। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में छोटी सी भी आपको पता है कोई इस तरह की हमें मिल जाए कोई, हम इसको बहुत बड़ा एहसान फेवर समझते हैं। अब सवाल ये कि अब क्या हुआ है, अब क्यों अचानक उनकी जब रिटायरमेंट में 8-9 महीने बाकी रह गए। एक तो हुकूमत का ये प्रॉब्लम है, या वज़ीर जो पावरफुल वज़ीर होते हैं उनका प्रॉब्लम है। मुझे तारिक मलिक साहब याद आ रहे हैं कि ये किसी को भी इज़्ज़त के साथ कोई हुकूमत जो है किसी ऐसे अफसर को, तारिक मलिक साहब जिन्हें दोबारा भी चेयरमैन नादरा लगाया गया कि किसी अच्छे अफसर को, ईमानदार को, जो थोड़ा सा आपके इंटेलेक्चुअली आपसे डिसएग्री करते, उसको टॉलरेट करने के लिए कोई हुकूमत तैयार नहीं होती। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किसी अफसर को हिदायत दें और वो आगे से कि सर ये इस तरह चीज़ें मुमकिन नहीं है, ये कानून के तहत हम नहीं कर सकते। बहुत हुकूमतें, मेरे जहन में फौरी तौर पर तो कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा जिसको हुकूमतों ने एक्सेप्ट किया हो। तारिक मलिक साहब के साथ यही काम किया था इन्होंने वहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब ने, कि उन्होंने तारिक मलिक साहब को सबक सिखाने के लिए कि हमारे मुताबिक क्यों नहीं ये चीज़ें कर रहे जैसे मैं चाहता हूँ। और चौधरी साहब जो है नो नॉनसेंस टाइप बंदे थे, वो किसी को ना नहीं सुन सकते थे। इ नेवर टुक नो एज एन आंसर। वो कहते मैंने कह दिया, मैं इसे करके देखा। उन्होंने भी तारिक मलिक साहब को तंग करने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें, उनको मतलब थ्रेट्स दिलवाई गई, उनकी फैमिली को थ्रेट्स दिलवाई गई। और प्लस उन्होंने एक और काम शुरू कर दिया था चौधरी निसार अली खान साहब ने, जिसके बाद वो छोड़कर चले गए। तारिक मलिक साहब ऑनरेबल आदमी है, सनद वसाइल हैं, पटवारी हैं। उन्होंने छोड़ दिया था जनाब कि उनको तंग ये किया गया कि उनके जूनियर अफसरान जो थे उनसे डायरेक्ट रब्ते करने शुरू कर दिए थे इन्होंने यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब ने। यही काम अब की दफ़ा हुआ है, इनके साथ हुआ है यहाँ पे वाजिद ज़िया साहब के साथ, कि यहाँ डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं उनको हैंडल करते हैं, बरह रास्त जो है शहजाद अकबर साहब करते हैं, FIA के मामला वो देखते हैं। एक हद तक तो उनको वो आके उनको मैनेज कर सकते थे वाजिद ज़िया साहब। वाजिद ज़िया साहब ग्रेड 22 के अफसर, सीनियर आदमी, एक रेपुटेशन थी। तो वो शहजाद अकबर साहब के मामलात में उस तरीके का उन्होंने सरेंडर नहीं किया जिस तरीके का वो चाहते थे, कि वही वाली बात कि जिनको हम कह रहे हैं उनको टाइट कर दें, उनको नट टाइट कर दें। सो उन्होंने एक वो चौधरी निसार अली खान साहब वाला काम किया शहजाद अकबर ने। उन्होंने ये डॉक्टर रिजवान जो हैं, जो उनके मामलात देख रहे थे जहांगीर तरीन, वो असल लड़ाई तो वहीं से थी, जहांगीर तरीन के साथ आजम खान साहब, शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन, ये वो लड़ाई शुरू हुई आपस में, जो बाद में इमरान खान साहब जिसमें मुलव्वस हुए। और साहब इमरान खान साहब ने अपना पलड़ा जो है जहांगीर तरीन की बजाय उन्होंने यहाँ आजम खान साहब और उन्होंने शहजाद अकबर साहब को उसमें डाला, और इनकी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, शहजाद अकबर की और आजम खान की। सो वो जो ग्रुप है शहजाद अकबर और आजम खान का, वो डायरेक्टली उसके साथ जो इनके डायरेक्टर हैं, इनके डॉक्टर रिजवान जो हैं, उनको हिदायत दे रहा था। और बाईपास किया इन्होंने इनको यहाँ पे इसको वाजिद ज़िया साहब को, कि सारे अहकाम, और वाजिद ज़िया साहब को उन्होंने एक तरह का रिडंडेंट करके रख दिया, इररेलेवेंट कर दिया। किसी भी बास के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होती है कि कोई वज़ीर, कोई बड़ा आदमी जो है वो बैठ कर वो DG FIA के रूट लेने की बजाय बरह रास्त उसको ऑर्डर करे और ये बताया कि जनाब आप डटे रहें, आपने DG की कोई बात नहीं सुननी, जो हम आपको कह रहे हैं वही करना है, रिपोर्ट्स भी हमें देनी है, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे कहने पे करना है, आप जवाब देनी है DG को, आप यस सर करते रहें, लेकिन काम आपने वही करना है जो हम आपको बताएंगे। सो वही वाला काम किया इन्होंने कि इसमें बरह रास्त हो गए थे। डॉक्टर रिजवान साहब, ऐसे बहुत सारे अफसर हमें मिलते होते हैं जो बड़े खुश होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है आने वाले दिनों में बेहतर हो सकता है कि अगर हम ये पावर दैट बी के साथ हम बरह रास्त हो जाए। पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे मिसालें DMG की क्लास में भी मिलती हैं और पुलिस की क्लास में मिलती हैं कि हम ये मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट हो जाएं। ये सब हुकूमतें करती होती हैं और फिर उनको प्रमोशन भी मिलती हैं, पोस्टिंग भी मिलती हैं। आपने करना ये होता है कि आपने उनके कहने पर उनके मुखालफिन जो हैं उनको फिक्स करना होता है। ये बात मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ी एक इंसल्ट वाली बात होती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में FIA में ये बात अब क्लियर थी
कि डीजी साहब जो है ना उनको इरेलीवेंट करके रख दिया गया है, उनके उनके हाथ पांव काट कर रख दिया गया। इससे पहले आपको पता है बशीर मेमन साहब थे, वो ये काम नहीं करने दे रहे थे, उनके साथ भी यही किया गया था कि उस वक्त उनको भी बाईपास किया गया। उनके जो वो जो आर्टिस्ट वगैरह होते थे इसी तरीके के निचले लेवल पर उन्होंने लेने शुरू कर दिए। लेकिन वो एक स्ट्रांग एक डीजी थे बशीर मेमन जो है, उन्होंने स्टैंड ले लिया और बड़ा टफ लिया, उन्होंने ओपनली इनको डिफाई किया कि ये बातें ये काम मैं नहीं कर सकता। और जिसके बाद उनको जाना पड़ गया, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। एक मतलब वो आए थे सिंध से आए थे, वो खड़े हो गए, डट गए। बहरहाल एक तो ये मेन रीज़न बनी है कि उनके लिए कि वो इनके आर्डर्स उस तरीके के नहीं मारे। दूसरा ये मुझे पता चला है, मैं उनके अगेन एक हमारे बड़े पोटवारी बड़े ज़बरदस्त वो रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, अंदर की खबरें भी रखते हैं, राजा लियाकत हैं, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। उन्होंने जो बात की है वो बड़ी उन्होंने अहम है, वो भी समझ में आने वाली है। वो ये कहते हैं कि रोटेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे जो FIA के अफसरान जो थे वो एक ही पोस्ट पे कई सालों से बराबर बैठे हुए थे और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी आ रहे थे पैसा कमाने की, माल कमाने की। तो उन्होंने बहुत सारे आर्डर्स किए कि इनको रोटेशन पॉलिसी के तहत चेंज किया जाए और उनको बचाने के लिए, उनके ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए वज़ीरों ने सिफारिशें की हैं। हाउसिंग ये प्रॉपर्टीज़, ये डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उन्होंने की हैं, कुछ और पावरफुल लोग थे उन्होंने सिफारिशें की हैं। तो इस चीज़ पे वो चिड़े हुए थे वाजिद ज़िया कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं कुछ करप्ट एलिमेंट्स हैं FIA में और उनको एक पोस्टिंग से हटा के मैं दूसरी पे उनको बाहर भेज रहा हूँ, दूर भेज रहा हूँ, तो मुझे फौरी तौर पर वो आके कंप्लेंस करने के बजाय मुझे सिफारिशें करवा रहे हैं और मुझे मेरे ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं। ये भी किसी अफसर के लिए बड़ी एक उसके लिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि जिस अफसर का मैंने ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अभी मैंने उसके आके उस पर साइन नहीं किया नोटिफिकेशन से, उसको पहले पता भी चल गया है, उसकी सिफारिशें भी आना शुरू हो गई हैं और सिफारिशें भी ऐसी कराई जा रही हैं कि आपको ज़रा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान, बिल्डर्स, अंदाज़ा करें ना कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कैसे एक अनहोली अलाइंस का एक हिस्सा है जिसमें बिल्डर्स हैं, माफिया है, मिनिस्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम हैं, आप हैं, जो हमारे मफादात को पूरा का पूरा कर रहे हैं। हम उसको हटने नहीं देंगे उस पोस्ट से, कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मफादात वो पूरे कर रहे हैं, हमारे कब्ज़ों में वो हेल्प कर रहे हैं, हमारे क्राइम्स में या वट एवर वी डू दे सपोर्ट अस। एक और अगर उनको कोई हटाने की कोशिश करेगा तो फिर हम पूरी कोशिश करेंगे, हटाने वाला नहीं रहा है। तो इसी केस में ये भी बताया गया है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत जो बड़े बड़े अफसरान को हटाया जा रहा था, उनके कुछ के ट्रांसफ़र किए गए थे, तो उस पर भी एक यहाँ बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी थी। कन्फेडरेशन जो है ना बड़ी वाज़ेह हो चुकी थी। वाजिद ज़िया जो हैं इस मामले पे वो झुकने को तैयार नहीं थे कि इन बैड रेपुटेशन वाले जो अफसर हैं इनके ट्रांसफ़र जो है ना मैं नहीं रोकूंगा। तो एक इमीडिएट रीज़न ये भी बनी है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस तरह के उसमें करके सनाउल अब्बासी साहब को लाया गया है। अगर जो सनाउल अब्बासी साहब की रेपुटेशन पुलिस में कंपैरेटिवली इतनी बुरी नहीं है, उनको भी अच्छी एक रेपुटेशन का समझा जाता है, लेकिन उनके हवाले से ये है कि वो सर्वाइव करना जानते हैं, वो दरमियानी वो रास्ता लेते हैं, वो उसमें नहीं है। वो बशीर मेमन साहब भी नहीं है कि वो स्टैंड ले लें या खड़े हो जाएं या इनकार कर दें। वो क्या काम करते हैं, अब ये कहा जा रहा है उनके हवाले से कि ये जो है सनाउल अब्बासी साहब ये आराम से चल जाएंगे इनके साथ। रीज़न कि वो कोई काम जो है ना वो सारे काम कहेंगे इन्हीं को। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के सेक्शन ऑफिसर जो है उसको कहेंगे भाई साहब हमें ये भेज दें, आर्डर भेज दें, हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। सो जो जानते हैं इनको सनाउल अब्बासी साहब को, वो इनके बारे में ये कहते हैं कि वो सारे के सारे जो आर्डर्स आएंगे उन आर्डर्स पे वो आंखें बंद करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हाँ ये ज़रूर करेंगे कि वो इनको कहेंगे कि सर वो ज़रा उसको कहें, उसको सेक्शन ऑफिसर को कहें या मिनिस्ट्री को कहें हमें गुग्गी मार के ज़रा भेज दें, कोई हमें इंस्ट्रक्शन भेज दें। तो मिनिस्टर साहब ने क्या करना होता है, उन्होंने बैठ के अपने सेक्शन ऑफिसर को कहना है कि जनाब के इनको लिख कर भेज दें। अगरचे बाद शान मिनिस्टर ये उससे अवॉइड करते हैं कि फाइल पे कोई नाम ना आ जाए, कोई चीज़ ना आ जाए जिससे हम पकड़े ना आ जाए, कल को केसेस ना बने। बहरहाल बाज़ होते हैं नहीं जी भेज दें कि सेक्शन ऑफिसर जाएगा तो वो कल को तमाम मामला जो है ना वो देखेगा। सो वो ये कहते हैं कि अब्बासी साहब जो हैं वो इसी तरीके का ही चलेंगे कि ठीक है सर जी लिख के भेज कर देते हैं। अगरचे ऐसे अफसरान को भी ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन लगता ये है कि ये तीसरे DG हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर हुकूमत के साथ भी तो है ना। अगर बशीर मेमन भी इनके साथ नहीं चल सके, वाजिद ज़िया साहब भी नहीं चल सके जिनकी रेपुटेशन जो मैंने कहा कंपैरेटिवली बड़ी अच्छी थी, तो सवाल यह है कि सनाउल अब्बासी साहब वो सारा कुछ कर सकेंगे जहाँ पे बशीर मेमन और वाजिद ज़िया साहब नहीं कर सके। हर ऑफिसर को अपना कैरियर पसंद होता है, उसको पता होता है कि इन्हें हुकूमतों ने चले जाना है, कल को हमने चलान बनाने, हमने आगे 10-12 साल IO को पता होता है इंक्वायरी अफसर को कि कल को मैंने अदालतों में पेश होना है। यही अपोजिशन जो है अगेन जो आज के हुक्मरान है वजीर हैं, कल को अपोजिशन में बैठे होंगे, बल्कि हो सकते हैं 2-4 जेल में भी बैठे हों मुख्तलिफ केसेस पे, तो अदालतों में तो मैंने पेश होना है। लिहाजा वो एविडेंसेस या प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेशन देख के ही केस बनाता है या केस पे आके इंक्वायरी करता है। यहीं पे आके फड्डे होना शुरू होते हैं जब मिनिस्टर उनको कहते हैं नहीं छोड़ें, प्रोसीजर छोड़ें, वो छोड़ें जो हम कह रहे हैं चलान में वो भी लिखें और ऐसे ऐसे पर्चे भी करें, मुकदमे करें। सो देखना ये है बड़ी अहम चीज़ है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है लगता ये है कि किसी
अच्छे तगड़े आदमी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो अफसर जो है वो अगर नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो वो बड़ा अच्छा है। जब बशीर मेमन ने आगे 40 बिलियन रुपीज़ पे उन्होंने आके पर्चे दर्ज किए थे जरदारी साहब पे, तो उस वक्त ठीक थे, बड़े अच्छे थे, इमरान खान साहब तारीफें भी करते थे। लेकिन जब उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे कुछ गलत काम करने से इनकार किया, बुरे हो गए। सेम वाजिद यार साहब पनामा पे हीरो थे, PTI के और हुकूमत के बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने इनको रजिस्ट किया जी ये गलत काम मैं नहीं करूँगा, 2-4 जो हैं वो भी बुरे हो गए। देखते हैं जी सनाउल अब्बासी साहब जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो भी आके वाजिद या और उसको बशीर मेमन वाला रास्ता लेते हैं, या कैरियर एक अफसर की तरह वो आराम से पोस्टिंग लेते हैं मज़े से, बताएं जी क्या करना है, किसको फिक्स करना है, मैं कर देता हूँ। देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला कैसे चलते हैं और कहाँ तक जाते हैं।